एक ऐसा इंसान जो कभी रेमो बन जाता है, कभी अपरिचित और कभी वो सिर्फ एक आम इंसान होता है, यानी कि अम्बी। पर क्या ये सिर्फ एक फिल्म का कैरेक्टर है या एक ऐसी सच्चाई जो हमारे अंदर भी छुपी हो सकती है? क्या अपरिचित सिर्फ एक विजिलांटी है या एक नर्क का यमदूत? क्या गरुड़ पुराण एक पवित्र ग्रंथ है या एक माइंड कंट्रोल मैनुअल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया वैसी ही खतरनाक है जैसे इस मूवी में दिखाई गई है, या इस दुनिया की सच्चाई इससे भी ज्यादा डरावनी है? आज हम डिकोड करेंगे अपरिचित मूवी के अंदर छुपी हुई कुछ सबसे डार्केस्ट थ्योरीज के बारे में, विथ रियल लाइफ केसेस, शॉकिंग माइथोलॉजिकल पैरेलल्स और माइंड बेंडिंग साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स को। तीन रूप यानी कि तीन गुण। अपरिचित के तीन डिस्टिंक्ट रूप यानी कि अम्बी, रेमो और अपरिचित सिर्फ मेंटल इलनेस नहीं है, बल्कि भागवत गीता की कोर कॉन्सेप्ट त्रिगुणों का सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये तीन गुण यानी कि सत्व, रजस और तमस हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तब व्यक्ति अपना नियंत्रण खो देता है। अम्बी सत्व यानी कि शुद्धता को सिंबलाइज करता है। अम्बी एक परफेक्शनिस्ट है, लॉ अबाइडिंग, एथिकल, हाईली डिसिप्लिन्ड। उसका जीवन रूटीन से बंधा हुआ है और उसका फेथ न्याय प्रणाली में अटूट है। ये सत्व गुण का की कॉन्सेप्ट है, जहाँ इंसान को क्लियरिटी, मोरालिटी और न्याय पर विश्वास होता है। उसके कपड़ों का सफेद रंग सत्व का प्रतीक है। हर छोटी चीज में गलती ढूंढना उसकी इनर रिजिडिटी दिखाता है। लेकिन एक्सेसिव सत्व भी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी और कंपैशन को ब्लॉक करता है, और अम्बी इस आइडियलिज्म के वजन से टूट जाता है। रेमो रजस यानी कि डिजायर एंड एक्टिविटी को सिंबलाइज करता है। रेमो वो रूप है जो दुनिया से एक्सेप्टेंस, लव और स्टेटस चाहता है। स्टाइलिश, रोमांटिक और एनर्जेटिक, वो एक ईगो ड्रिवन कैरेक्टर है। उसका मेकओवर सडनली तब होता है जब अम्बी को नंदिनी से रिजेक्शन मिलता है। रेमो दुनिया की ग्लैमर और माया में खो जाता है, एक डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम इंटरनल केओस। ये रजस गुण का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ डिजायर और एक्शन डोमिनेट करते हैं। लेकिन रजस कभी लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन नहीं देता, और जब ये फेल होता है तब बचा हुआ गुस्सा तमस में बदल जाता है। और तब स्टेज पर आता है अपरिचित, एक ऐसा रूम जिसमें ना रैशनैलिटी है और ना ही वो दयावान है। वो बस एक ऑब्जेक्टिव से ड्रिवन है, जो कि है पनिशमेंट देना और न्याय करना। गरुड़ पुराण का रेफरेंस, क्रूअल पनिशमेंट और उसका डार्क लुक, ये सब तमस के इंडिकेटर हैं। अपरिचित का शब्द ही अननोन या स्ट्रेंज दिखाता है कि ये रूप अपनी जड़ों से बिल्कुल अलग हो चुका है। तमस वो डार्कनेस है जो क्लैरिटी को धुंध में बदल देता है, जहाँ सीधा जवाब होता है अगर कोई पापी है तो उसे सीधे सजा मिलेगी। ये तीन रूप दिखाते हैं कि जब एक व्यक्ति के अंदर स्थिरता नहीं होती तो हर गुण एक्सट्रीम में जाके खुद को और सोसाइटी को दुख देता है। अम्बी ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, रेमो ने कभी सोसाइटी के बारे में नहीं सोचा, और अपरिचित ने कभी पापी को माफ नहीं किया। ये कहानी हमें बताती है कि असली सॉल्यूशन स्थिरता में नहीं है। ये कहानी एक इंसान के अंदर चल रहे गीता के तीन गुणों की है, जहाँ हर गुण अपना राज चाहता है। थ्योरी नंबर 2, अपरिचित कोई इंडिविजुअल नहीं बल्कि सामाजिक गिल्ट को दर्शाता है, एक ऐसी फोर्स जो तब उठती है जब पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। अम्बी एक ऐसे मिडिल क्लास सिटीजन का प्रतिनिधित्व करता है जो हमेशा सब कुछ सही करने की कोशिश करता है, लेकिन हर तरफ उसे बेईमान लोग, करप्ट सिस्टम और अन्याय ही देखने को मिलता है। जब अम्बी का पेशेंस टूट जाता है तब अपरिचित जागता है, पर ये सिर्फ अम्बी का नहीं, पूरे समाज का सप्रेस्ड एंगर है। मूवी में अपरिचित एक वेबसाइट बनाता है, anian.in, जहां लोग अनोनिमसली करप्ट लोगों को रिपोर्ट करते हैं। ये वेबसाइट सिर्फ एक फिक्शनल प्लॉट डिवाइस नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि लोगों का सिस्टम पे भरोसा नहीं रहा। जब पुलिस, कोर्ट और कानून फेल हो जाते हैं तब लोग एक विजिलेंटी की तरफ देखते हैं। ये साइट एक कलेक्टिव कॉन्फेशन बॉक्स बन जाता है, जहां पब्लिक अपना फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट और हेल्पलेसनेस को डंप कर देती है। अपरिचित जब किसी गलत आदमी को पनिश करता है तो ऑडियंस में एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि हर कोई कभी ना कभी चाहता है कि कोई आए और इन करप्ट लोगों को सीधा करे। हर इंसान के अंदर एक अपरिचित छुपा है, बस कुछ के अंदर वो जाग जाता है और कुछ उसे दबा देते हैं। ये थ्योरी हमें बताती है कि जब एक समाज कलेक्टिव ट्रॉमा और फेलियर से गुजरता है तब वो अपने बीच से एक अपरिचित पैदा करता है, एक सिंबॉलिकल एग्जीक्यूशनर। और अगर अपरिचित सच में हमारा ही गिल्ट है तो क्या उसे मारना या ठीक करना पॉसिबल है, या क्या हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा? वो हथियार नहीं था, वो हम सबके गिल्ट का एक मुखौटा था, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ अंधेरे में ही सुनाई देती है। अपरिचित टाइम लूप में फंसा हुआ है। इंस्पायर्ड बाय साइंस फिक्शनल फिल्म लाइक डॉनी डार्को, टेनेंट और एज ऑफ टुमारो, ये थ्योरी कहती है कि अम्बी या अपरिचित एक सिंपल कैरेक्टर नहीं है, एक कार्मिक एंटिटी है जो एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं।
हर बार जब समाज अधर्म से भर जाता है, ये अपरिचित जन्म लेता है। लेकिन ये एक बार का साइकिल नहीं है, बल्कि रिपीट होते हुए एक लूप है। एंड क्रेडिट में अपरिचित का फिर से आ जाना इस बात का हिंट करता है कि अपरिचित का लूप फिर से स्टार्ट होगा और फिर वो लोगों को सजा देगा। अपरिचित के पनिशमेंट हर बार और भी ज्यादा ब्रूटल होते जा रहे हैं, जैसे वो हर एक जन्म में और ज्यादा इम्पेशेंट होता जा रहा है। अम्बी जब भी ब्रेक डाउन करता है, उसका रिएक्शन कभी कभी डेजावू जैसा लगता है, जैसे वो सब कुछ पहले से देख चुका है। गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब कल्कि अवतार का जन्म होगा। लेकिन क्या होगा अगर हर युग के एंड पर कल्कि का अवतार सेम पर्सन में जन्म लेता हो? अपरिचित हर युग का कल्कि और अम्बी उसी साइकिल में फंसा एक कार्मिक ट्रिगर पॉइंट है। अम्बी की पर्सनैलिटी ब्रेक्स उसकी पास्ट लाइफ ट्रॉमा का रिजल्ट हो सकती है। हो सकता है कि वो हर जन्म में न्याय लाने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम उसे हमेशा पागल करार देती है और फिर से लूप रीसेट हो जाता है। क्या अपरिचित हर जन्म में एक नए नाम के साथ वापस आता है, लेकिन उसका मिशन सेम ही होता है, यानी कि अन्याय का खात्मा। हर कलयुग में एक अपरिचित जन्म लेता है और जब तक समाज सुधरता नहीं, उसका लूप चलता रहता है। नए चेहरे, नए जमाने, लेकिन मिशन वही, अधर्म का अंत। थ्योरी नंबर 4, कोर्ट रूम, आत्मा का फाइनल ट्रायल। अब इस थ्योरी के हिसाब से फिल्म का हॉस्पिटल और कोर्टरूम ड्रामा सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं, बल्कि अम्बी के अंतरात्मा का एक मेटाफिजिकल ट्रायल है, जहां उसके 3 अलग अलग पहलू उसी के खिलाफ गवाही देते हैं। अब इसका सिंबॉलिकल ब्रेकडाउन हम देखें तो जज कर्मा है, वो कर्मों का हिसाब कर रहा है, इम्पार्शियल और बियॉन्ड द इमोशंस। डॉक्टर रेशनल माइंड है, जो इमोशंस और क्राइम्स को मेंटल डिसऑर्डर का नाम देके साइंटिफिक रीजनिंग दे रहा है। लॉयर और प्रोसिक्यूटर उसका इनर गिल्ट है, जहां हर क्राइम का लॉजिक और जस्टिफिकेशन अम्बी के गिल्ट से आता है। और अपरिचित वो उसकी सप्रेस्ड सच्चाई है, एक ऐसी आवाज जो सोसाइटी की मोरालिटी में जगह नहीं पाती, इसलिए उसे मेंटल डिसऑर्डर कह दिया जाता है। अम्बी के लिए ये कोर्ट रूम एक रियल ट्रायल नहीं, बल्कि एक इंटरनल ब्रेकडाउन मोमेंट है, जहां उसका मन, उसका धर्म और उसकी अंतरात्मा एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। हर सवाल एक ट्रिगर है, हर जवाब एक जस्टिफिकेशन और हर एविडेंस उसके खुद के एक्शंस का रिफ्लेक्शन है। जब सिस्टम उसके साथ नहीं था तो उसने खुद ही जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बनना चाहा, पर अब उसकी आत्मा उसी पे फैसला सुना रही है। मूवी में जब अम्बी पूरी तरह से ठीक होता है, क्या वो सच में ठीक हो चुका है या फिर उसने अपने गिल्ट को टेम्परेरीली सप्रेस कर दिया है? थ्योरी ये कहती है कि ये ट्रायल एक आत्मा का जजमेंट था और अपरिचित उस जजमेंट का एक सच जो हमेशा उसके अंदर जिंदा रहेगा, चाहे सिस्टम उसे ठीक कहे या ना कहे। गरुड़ पुराण एक माइंड कंट्रोल मैनुअल। ये थ्योरी काफी वाइल्ड है, लेकिन एक्सट्रीमली फैसिनेटिंग भी। कुछ लोग मानते हैं कि फिल्म में दिखाया गया गरुड़ पुराण सिर्फ एक रिलीजियस या माइथोलॉजिकल रेफरेंस नहीं था, बल्कि एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रिगर या एंशिएंट माइंड कंट्रोल मैनुअल था, जो अम्बी के सबकॉन्शियस को मैनिपुलेट करता है। हर बार जब अपरिचित किसी पापी को पनिश करता है, उससे पहले वो गरुड़ पुराण के वर्सेस बोलता है, डिटेल के साथ, जैसे कोई मंत्र या प्रोग्रामिंग कोड हो। ये रेपिटेटिव चैंटिंग एक साइकोलॉजिकल पैटर्न बनाता है। विक्टिम का नाम, उसका पाप और पनिशमेंट सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है, जैसे कोई मशीन किसी प्री डिफाइंड प्रोटोकॉल पर काम कर रही हो। ये इस बात का इंडिकेशन देता है कि गरुड़ पुराण अम्बी के लिए एक एक्टिवेशन मैनुअल बन चुका है। हर बार जब वो गरुड़ पुराण के मंत्रों को या उनके श्लोकों को पढ़ता है, उसका विजिलेंटी मोड एक्टिवेट हो जाता है बिना किसी हेजिटेशन के। अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में एक प्रोजेक्ट था MK अल्ट्रा, जिसमें CIA ने साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग और ब्रेन वॉशिंग टेक्निक्स को टेस्ट किया था। इसी तरह ये थ्योरी कहती है कि अम्बी या अपरिचित एक एक्सपेरिमेंट विक्टिम था, जिसे अम्बी की दादी ने रिलीजियस टेक्स्ट के जरिए मेंटली वेपनाइज किया हो। अपरिचित का ऑब्सेशन लॉ और जस्टिस से शुरू हुआ, लेकिन गरुड़ पुराण ने उसे एक्सट्रीमिज्म तक ले गया। इस प्रोसेस में उसकी आइडेंटिटी ब्रेकडाउन होने लगी और वो एक नई पर्सनैलिटी के साथ अपरिचित बन गया। गरुड़ पुराण उसके लिए एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, एक कोड बुक थी, जिसने एक इंसान को इंसाफ का मसीहा बना दिया। थ्योरी नंबर 6, तो ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि रेमो कोई रियल स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं, बल्कि एक इमेजिनेटिव एस्केप मैकेनिज्म है, जो अम्बी ने अपने रिजेक्शन और इमोशनल सप्रेशन के रिस्पॉन्स में क्रिएट किया। अब थोड़ा जान लेते हैं रेमो के ओरिजिन के बारे में। तो अम्बी का कैरेक्टर स्ट्रिक्ट है, रिजिड है, इमोशनली रिप्रेस्ड है। जब वो नंदिनी के सामने अपने प्यार का कॉन्फेशन करने जाता है और रिजेक्ट होता है, उस मोमेंट में उसके अंदर एक ब्रेकडाउन होता है और वो आत्महत्या करने जाता है अपने गुस्से और अपनी भावनाओं को दबाकर। और वहीं से जन्म होता है रेमो का, एक स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट, फ्लर्टेशियस वर्जन, जो अम्बी कभी नहीं था और कभी नहीं बन सकता था। ये थ्योरी डिसोसिएटिव कॉपिंग मैकेनिज्म को एक्सप्लोर करती है। जब हम किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजरते हैं, हम अपने मन में एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं जिसे हम आइडियल समझते हैं।
रेमो वो आइडियल है जो कूल है, रोमांटिक है, एक्सट्रोवर्ट है। बेसिकली रेमो में वो सब कुछ है जो अम्बी में कभी नहीं हो सकता। थ्योरी नंबर 7, अपरिचित एक नर्क का अवतार है। इस थ्योरी के मुताबिक अपरिचित सिर्फ एक विजिलेंटी या स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं है, वो खुद नर्क का चलता फिरता रूप है। गरुड़ पुराण में नर्क के अलग अलग लेवल और उनके पनिशमेंट का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसे अपरिचित लिटरली इनेक्ट करता है। हर पनिशमेंट जैसे खोलते हुए तेल में तलना, जानवरों के पैरों से कुचलकर मरवा देना, कीड़ों से खून चुसवाना, ये सब डायरेक्टली गरुड़ पुराण के नर्कलोक से इंस्पायर्ड हैं, बल्कि मैनिफेस्ट किए गए हैं। अपरिचित का हर एक्ट एक कार्मिक बैलेंस का करेक्शन है, जैसे वो यमदूत हो जो कि धरती पर न्याय प्रदान करने आया हो। अपरिचित अपराधियों और पापियों से कभी नेगोशिएट नहीं करता, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज सर्वोपरि है, वो है पापी को सजा देना। ये उस कल के अवतार का भी एक डार्क रिफ्लेक्शन बनता है, जहाँ कल की धर्म रिस्टोर करता है, वहीं अपरिचित अधर्म का हिसाब लिखता है। अब कई लोगों का यह सवाल होगा कि अपरिचित वेबसाइट आखिर बनाई किसने है? तो अपरिचित वेबसाइट बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद था, क्योंकि अपरिचित वेबसाइट का वॉइस मॉड्यूलेशन भी अपरिचित के वॉइस से मैच करता है। और ऐसा हो सकता है कि अपरिचित ने ये वेबसाइट अम्बी के माइंड की हेल्प से बनाई हो, बिकॉज अम्बी वॉज अ ब्रिलियंट लॉ स्टूडेंट। ऐसे बंदे का लॉजिक और डिटेलिंग का लेवल हाई होता है। वेबसाइट का डिजाइन भी लीगल रेफरेंसेस, धर्मशास्त्र और पिनल कोड से भरपूर होता है, जो सिर्फ कोई ट्रेंड लीगल प्लस सिस्टमैटिक माइंड ही लिख सकता है। अपरिचित के विक्टिम्स का डेटा एक्यूरेटली फीड होता है, ये कोई रैंडम विजिलेंटी नहीं कर सकता। इसमें पैटर्न, सर्विलेंस और रिपोर्टिंग इंक्लूड है। तो या तो कोई बाहर से हेल्प कर रहा है, विच मूवी डिनाइज, या ये सब एक ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू हो रहा है जिसे अम्बी ने ही बनाया हो। वेबसाइट का नाम Anyan.in का मतलब है अननोन फ्रॉम इंडिया। मूवी में जब लोग वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट डालते हैं तो वो डेटा अम्बी या अपरिचित के दिमाग के अनकॉन्शियस डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। मतलब वेबसाइट के पीछे कोई नहीं, वेबसाइट ही अम्बी का एक सबकॉन्शियस टूल है, जैसे किसी स्किज़ोफ्रेनिया माइंड का डिजिटल एक्सटेंशन। Anyan.in एक URL नहीं, एक ट्रिगर था, एक सिस्टम जो अम्बी के अंदर अपरिचित को एक्टिवेट करता है। रियल लाइफ DID पेशेंट ऑफन हैव यूटिलिटी पर्सनैलिटीज, एक पर्सनैलिटी सिर्फ प्लानिंग के लिए, एक वायलेंट टास्क के लिए। तो हो सकता है कि अपरिचित का IT अवतार भी एक पैसिव आइडेंटिटी हो, जो सिर्फ कंप्लेंट प्रोसेस करता हो, जिसका काम डेटा लेना और अपरिचित तक पहुंचाना हो। मूवी में कभी अम्बी को वेबसाइट ऑपरेट करते हुए नहीं दिखाया गया, उसे सिर्फ वेबसाइट में डेटा फीड करते हुए दिखाया गया, वो भी पापियों का। उसके रूम में बुक्स, स्क्रोल, इंटरनेट एक्सेस का फुल सेटअप होता है। क्लूज ये सजेस्ट करते हैं कि वो खुद भी नहीं जानता कि उसने ये सब साइट कैसे बनाई। Anyan.in was not made by a hacker nor by an outsider. It was built by the most rule-obsessed man who was broken by those very rules.